जय हिंद साथियों, सुरक्षा ज्ञान चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिक्योरिटी पेट्रोलिंग ड्यूटी के बारे में, जिसका अर्थ है सुरक्षा गश्त कर्तव्य। देखिए, सुरक्षा में दो प्रकार की ड्यूटी होती हैं। पहली ड्यूटी होती है स्टैटिक ड्यूटी और दूसरी ड्यूटी होती है पेट्रोलिंग ड्यूटी। स्टैटिक ड्यूटी की जब बात करें, स्टैटिक ड्यूटी वह ड्यूटी है जिसमें सुरक्षाकर्मी को किसी खास ड्यूटी पॉइंट पर तैनात कर दिया जाता है। उस सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी केवल उस पॉइंट पर या उस ड्यूटी स्थल पर, उस कर्तव्य स्थल पर फंक्शनिंग है, उसको केवल परफॉर्म करने की होती है। जबकि पेट्रोलिंग ड्यूटी उस सुरक्षाकर्मी को किसी अन्य सुरक्षाकर्मी के साथ एक बड़े एरिया की जिम्मेदारी देकर तैनात किया जाता है, जिसमें वे दोनों सुरक्षाकर्मी या अधिक सुरक्षाकर्मी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर उस एरिया की निगरानी करते हैं, उस क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करते हैं। डेफिनेशन ऑफ पेट्रोलिंग: Patrolling is observation of an assigned area by one or more security personnel moving from one place to other on foot or by vehicle. It can be conducted by armed or unarmed persons with objective to cover larger area. जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, पेट्रोलिंग या गश्त एक ऐसी कार्रवाई है जिसमें एक या अधिक सुरक्षाकर्मी किसी बड़े क्षेत्र में पैदल या किसी वाहन के द्वारा घूम घूम कर उस एरिया में सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब ये एरिया क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कोई रेलवे लाइन, ऑयल एंड पेट्रोलियम गैस लाइन, कोई रोड प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, बहुत लंबा एरिया है, लीनियर शेप में या एक लंबे एरिया में जो फैले हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो फैले हुए क्षेत्र हैं, वहां पर घूम घूम कर ये सुरक्षाकर्मी उस जगह को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कोई बड़े वेयर हाउस या स्टोर हो सकते हैं, कोई पावर प्लांट हो सकते हैं जिनका एरिया अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा बड़ा है और जहां पर हम हर 200-500 मीटर या 1 किलोमीटर पर कोई गार्ड नहीं लगा सकते हैं, सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं कर सकते हैं, उस एरिया को हम पेट्रोलिंग के द्वारा कवर कराते हैं। साथ ही साथ पेट्रोलिंग दो प्रकार से की जा सकती है, या तो खाली हाथ करते हैं या फिर आर्म्ड या शस्त्र के साथ करते हैं। ये डिपेंड करता है उस एरिया की लोकेलिटी के ऊपर, वहाँ का जो क्राइम रेट है, वहाँ का जो आसपास का जो थ्रेट लेवल है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन लिया जाता है कि उस क्षेत्र में पेट्रोलिंग आर्म्ड पेट्रोलिंग की जाएगी या अनआर्म्ड पेट्रोलिंग की जाएगी। पर्पज ऑफ पेट्रोलिंग: फर्स्ट पर्पज इज टू फिल अप द गैप बिटवीन स्टैटिक ड्यूटी पोस्ट। जो स्टैटिक ड्यूटी पोस्ट हैं, जो स्थिर ड्यूटी पोस्ट हैं, उनके बीच के गैप को भरने के लिए पेट्रोलिंग की जाती है। नंबर 2, टू प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट ड्यूरिंग इमरजेंसीज एंड एक्सीजेंसीज। किसी आकस्मिकता के दौरान या किसी गंभीर परिस्थिति के दौरान उन सुरक्षाकर्मियों को जो कि स्थितिक ड्यूटी पोस्ट पर तैनात हैं या किसी इमरजेंसी के दौरान रीइंफोर्समेंट देने के लिए आपातकालीन स्थिति में उस पर्टिकुलर ड्यूटी पोस्ट को या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को या पर्टिकुलर किसी सुरक्षाकर्मी को रीइंफोर्समेंट देने के लिए एक अतिरिक्त सैन्य बल या अतिरिक्त सुरक्षा बल प्रदान करने की उद्देश्य से पेट्रोलिंग की जाती है। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट ऑफेंसेस। अपराधों को रोकने के लिए और अपराधों की धरपकड़ के लिए पेट्रोलिंग की जाती है। टू लोकेट एनी डैमेज टू फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स। जो फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स जैसे परिधि दीवार है या फेंसिंग है या लाइटिंग है या अन्य प्रकार के जो सिक्योरिटी मेजर्स, सीसीटीवी आदि वगैरह, जो भी वहाँ पर फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स लगाए गए हैं, कोई वॉच टावर हो सकती है, कोई ड्यूटी पोस्ट हो सकती है, कोई मोर्चा हो सकता है, उनको किसी प्रकार का यदि रात के दौरान या ऐसे समय के दौरान अपराधियों द्वारा कोई डैमेज किया जा रहा है, उसका पता लगाने के लिए भी गश्त का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, टू कलेक्ट इंटेलिजेंस इनपुट्स अबाउट इन्फिल्ट्रेशन और इंट्रूजन ऑफ एनिमी। यहाँ मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूँगा। कारगिल वार की यदि बात करें तो कारगिल वार की शुरुआत में सबसे पहले हमारे थल सेना के एक अधिकारी कैप्टन सौरभ कालिया को पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए भेजा गया था, और जब पेट्रोलिंग टीम, कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथ 5 जवान और भी थे, जब वो टीम वापस नहीं आई तब उसके बारे में खोजबीन की गई और पता चला कि उसको पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया है और उनको फिर बाद में टॉर्चर किया गया। उनकी बॉडीज वगैरह बहुत ही गंभीर हालत में, बहुत ही उनके साथ टॉर्चर किया, उनकी बॉडी पे निशान थे, वो सारा करने के बाद वापस भेजा गया। तो यहाँ इससे पता चलता है कि इन्फिल्ट्रेशन और इंट्रूजन पता लगाने के लिए भी, उसके बारे में आसूचना पुट हासिल करने के लिए भी पेट्रोलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली डिफेंसेस में या आर्म्ड फोर्सेस या बीएसएफ या जो भी बॉर्डर एरिया में जो भी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं,
वो सारी की सारी पेट्रोलिंग में का एक उद्देश्य भी होता है। सुरक्षा की जब बात करते हैं तो सुरक्षा में हम उस सिनेरियो में भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज टू ऑप्टिमाइज सिक्योरिटी मैन पावर। सुरक्षा मैन पावर को कम करने के लिए, सुरक्षा मैन पावर को कम से कम मात्रा में तैनाती को ध्यान में रखते हुए भी हम गश्त का इस्तेमाल करते हैं। गश्त का उद्देश्य ये भी रहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैन पावर को रिड्यूस किया जाए ताकि जो कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट है वो कम किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें टू बूस्ट द मोरल एंड अलर्टनेस ऑफ पर्सनल डिप्लॉयड इन रिमोट एरियाज। जो स्टैटिक ड्यूटी पोस्ट पर किसी रिमोट लोकेशन पर डिप्लॉयड सिक्योरिटी पर्सनल है, उनके मोरल को अप करने के लिए, साथ ही साथ उनकी अलर्टनेस को बनाए रखने के लिए, उनकी सतर्कता स्तर को बढ़ाए रखने के लिए पेट्रोलिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि बीच बीच में समय समय पर वो पेट्रोलिंग टीम उनसे जाकर के मिलती है, तो उन लोगों को लगता है कि हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं जो समय समय पर आकर उनको अलर्ट करते हैं और उनको मोरल एक सपोर्ट देते हैं। तो ये सभी पेट्रोलिंग के उद्देश्य हैं। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेट्रोल के बारे में। गश्त के जो प्रकार हैं वो दो हैं। पहला फुट पेट्रोलिंग या साइकिल पेट्रोलिंग, विद और विदाउट आर्म्स, ये दो प्रकार से की जा सकती है। दूसरा मोटराइज्ड पेट्रोल बाय एनी मींस, ये किसी प्रकार से हो सकती है विद और विदाउट आर्म्स। देखिए, पैदल गश्त या साइकिल गश्त को मैंने एक साथ रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है कि पैदल गश्त और साइकिल गश्त लगभग एक जैसी मानी जाती है। जहां पर आपको लगता है कि कोई चलने के लिए रास्ता नहीं है, कहीं मड़ी ट्रैक है, कहीं किसी प्रकार के ऐसा एरिया है कि जहां पर आप किसी वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वहां पर 4 व्हीलर नहीं जा सकता है, वहां पर कोई 3 व्हीलर नहीं जा सकता है, वहां पर किसी अन्य प्रकार कोई साधन नहीं है, तो वहां पर कोई भी सुरक्षा कर्मी साइकिल के द्वारा पेट्रोलिंग को अंजाम दे सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा है मोटराइज्ड पेट्रोलिंग। मोटराइज्ड पेट्रोलिंग में उनको जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, पेट्रोलिंग टीम होती है, उनको व्हीकल या तो जीप रहेगी या बोलेरो रहेगी या कोई भी उनको वाहन, कार भी रह सकती है, कोई भी उनको वाहन दे दिया जाता है, उस गाड़ी में बैठ करके वो पेट्रोलिंग को अंजाम देते हैं। मोटराइज्ड पेट्रोलिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है पुलिस को। आपने देखा होगा पुलिस की टीम बाइक पर भी पेट्रोलिंग करती है सिटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और साथ ही साथ उनकी जीप भी खड़ी रहती हैं। कई जगह चौराहों पर और कई भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां भी उनकी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फुट पेट्रोल। फुट पेट्रोलिंग के जो लाभ हैं, जो पैदल गश्त के लाभ हैं, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला, मोर इफेक्टिव एज द पर्सन्स मूविंग स्लोली कैन ऑब्जर्व एरिया माइन्यूटली। सबसे पहला लाभ यह है कि चूंकि फुट पेट्रोलिंग करने वाली टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो वो अपने एरिया में आने वाले स्टोर के जो लॉक हैं उनको प्रॉपर चेक कर सकती है। जो वहाँ के जो भी असेट्स हैं, जो भी वहाँ के वेयर हाउसेज हैं, जो भी वहाँ पर एक्टिविटी चल रही हैं, उन सभी को एक बहुत सूक्ष्म तरीके से उनकी जांच कर सकते हैं और उसके बारे में प्रॉपर फीडबैक ले सकते हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फुट पेट्रोलिंग को इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरा एक लाभ है फैसिलिटेट्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। चूंकि फुट पेट्रोलिंग में वो धीरे धीरे चलते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हुए चलते हैं, आसपास के जितने भी स्टेक होल्डर्स या जितने भी लोग, एम्प्लॉयज या जितने भी लोग मिलते हैं, उनसे बात करके चलते हैं, तो उस बातचीत के दौरान उनको इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहती है। तो ये भी एक सबसे बड़ा लाभ है कि फुट पेट्रोलिंग का इंटरेक्शन बाकी लोगों के साथ अच्छा होता है ड्यू टू उनकी जो मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट है, उसके कारण। तो ये भी एक लाभ उनको मिलता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है सरप्राइज फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स अनअवेयर। ऐसे क्रिमिनल्स जो इस बात की परवाह किए बिना कि कोई उनको देख लेगा या कोई उनको नहीं चेक कर रहा है, या उनको लगता है क्रिमिनल्स को कि इस एरिया में कोई नहीं है, गार्ड की तैनाती नहीं है या सुरक्षा कर्मी जवान तैनात नहीं है, यदि उस एरिया में कोई क्रिमिनल्स इस अनभिज्ञता के कारण कोई किसी अपराध को अंजाम देते हैं, तो उस केस में एक सरप्राइज एलिमेंट को मेंटेन करते हुए फुट पेट्रोलिंग टीम उनको आसानी से पकड़ सकती है, उनकी धरपकड़ कर सकती है। क्योंकि ये बिना किसी व्हीकल की आवाज़ किए हुए जाते हैं, व्हीकल की इसमें आवाज़ नहीं होती है, लाइट इनके ऊपर नहीं आती है, तो चोरों को या अपराधियों को इसके बारे में बिल्कुल इनकी मूवमेंट का पता नहीं चल पाता और अचानक से जाकर के उनको वो धरपकड़ कर लेते हैं। चौथा जो लाभ है यह है कि सिक्योरिटी ब्रीचेस और लैप्सेस इजीली नोटिस्ड। जैसे कि जो भी सुरक्षा में किसी प्रकार की कमियां हैं, जो भी सुरक्षा के जो इंतजामात किए गए हैं, यदि उसमें किसी प्रकार का ब्रीच किया गया है किसी अपराधी के द्वारा, उसको इजीली नोटिस किया जा सकता है, उसको आसानी से देखा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। जैसे कहीं कोई चोरी करने का, अपराधियों ने किसी को अपराध को अंजाम देने का प्रयास किया है, उस प्रयास का ये धरपकड़ कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी स्टोर का वो ताला तोड़ रहे हैं
और उसमें किसी प्रकार का उन्होंने अटेम्प्ट किया है, आधा ही ताला टूट पाया या किसी खिड़की को आधा ही तोड़ पाए, तब तक ये फूड पेट्रोलिंग टीम पहुंच गई। उन्होंने देखा कि हाँ किसी ने अटेम्प्ट किया है, तो अटेम्प्ट तुरंत जानकारी में आ जाता है। साथ ही साथ कोई ताला टूटा है लेकिन खोल नहीं पाए, शटर नहीं खोल पाए, उसका गेट नहीं खोल पाए, तब तक पेट्रोलिंग टीम वहाँ फूड पेट्रोलिंग टीम पहुंच गई। उन्होंने जाकर के उसको पकड़ लिया या उन्होंने देख लिया, नोटिस कर लिया और साथ ही साथ उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिया, कंट्रोल रूम वगैरह को या अपने साथियों को इन्फॉर्म कर दिया और उसको उनकी धरपकड़ या उस कार्रवाई को उन्होंने पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में ले लिया। साथ ही साथ किसी विंडो वगैरह का यदि टूट फूट है तो उसकी ब्रीच को भी आसानी से फूड पेट्रोलिंग टीम द्वारा पकड़ा जा सकता है। एक पांचवा लाभ यह होता है हायर अलर्टनेस ऑफ द पेट्रोलिंग पार्टी। चूंकि फूड पेट्रोलिंग में फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा होता है, फिजिकल मूवमेंट ज़्यादा होता है, सुरक्षा कर्मी को पैदल चल के उस एरिया को कवर करना पड़ता है, तो उसके कारण बॉडी में उसकी अलर्टनेस बनी रहती है और वो पूरे तन्मयता से, पूरी अलर्टनेस के साथ में उस अपनी ड्यूटी को वो बेहतर ढंग से संपादित या परफॉर्म कर पाते हैं। और एक लास्ट पॉइंट है इसमें, कैन मूव इन एरियाज वेयर व्हीकल कैन नॉट गो। कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर 4 व्हीलर्स नहीं जा सकते हैं, जहां पर कोई बड़ा वाहन नहीं जा सकता है और पैदल सुरक्षाकर्मी आसानी से उस एरिया में जाकर, उस क्षेत्र में जाकर वहां की सुरक्षा को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस ऑफ फूड पेट्रोलिंग थे। आगे हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फूड पेट्रोलिंग। देखिए, जब पैदल गश्त के कुछ लाभ हैं तो कुछ हानि भी साथ साथ है। पहला डिसएडवांटेज होगा कवर्स रिलेटिवली स्मॉलर एरिया। जैसा मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि इसमें जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पैदल घूम घूम कर उस एरिया में पेट्रोलिंग ड्यूटी करते हैं, गश्त ड्यूटी करते हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी कम रहती है, ज़्यादा घूम नहीं पाते हैं और जल्दी से उनको थकान हो जाती है। तो बड़े एरिया में ये संभव नहीं है, केवल छोटे एरिया में ही ये कार्रवाई ठीक से बेहतर ढंग से हो पाती है। दूसरा डिसएडवांटेज होगा अफेक्टेड बाय द वेदर कंडीशन। जो एक मौसम की मार है, चाहे वो बारिश का है, चाहे वो किसी प्रकार की आंधी तूफान है, या गर्मी के टाइम में है तो काफ़ी धूप है, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो चूंकि पैदल उनको चलना है तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एक मुश्किल हालात होते हैं, जिसमें वो पेट्रोलिंग उतनी अच्छे ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते मौसम की मार के कारण। नेक्स्ट आता है फिजिकल फटीग। चूंकि सुरक्षा कर्मियों को एक से ज़्यादा बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, तो इस पेट्रोलिंग के क्रम में उनको शारीरिक तौर से थकान बहुत ज़्यादा चढ़ती है। एक सुरक्षाकर्मी ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 किलोमीटर या मैक्सिमम 20 किलोमीटर पूरे 8 घंटे की ड्यूटी के दौरान वो घूम सकता है। 20 किलोमीटर के बाद में उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, चूँकि फिजिकल फटीग लगातार होती है। एक लास्ट पॉइंट आता है इसमें, कैन नॉट कैरी हैवी आइटम्स। देखिए, पैदल गश्त में एक सबसे बड़ी हानि यह है कि यदि वो पेट्रोलिंग खाली हाथ की जा रही है, यदि अनआर्म्ड की जा रही है, तब भी उसको कम से कम 5 से 7 किलो वजन कैरी करना पड़ता है, जिसमें कि उसका पानी की बोतल होगी, एक उसमें वॉकी टॉकी होगा, एक उसमें उसके पास में कोई मोबाइल हो सकते हैं, कोई और दूसरे प्रकार के इक्विपमेंट हो सकते हैं, कोई लाइट हो सकती है, जो टॉर्च लाइट वगैरह रहती है वो रहती है। तो इस प्रकार 5 से 7 किलो वजन तो वैसे ही उसका हो जाता है। इसके अलावा यदि वो आर्म्स के साथ में पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो आर्म्स और प्लस जो एम्यूनिशन उसके पास रहता है, जो एक्स्ट्रा मैगजीन्स उसके पास रहती हैं, उनका वजन मिलाकर तकरीबन 12 से 15 किलो वजन हो जाता है। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि डिसएडवांटेज है फूड पेट्रोलिंग का, कि ज़्यादा हैवी आइटम को कैरी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मोटराइज्ड पेट्रोल। जो मोटर चालित गश्त के लाभ हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला लाभ है कैन कवर लार्जर एरिया इन लेस टाइम। चूँकि व्हीकल के द्वारा ये पेट्रोलिंग की जाती है तो इसमें एक बहुत बड़े एरिया को बहुत कम समय में कवर किया जा सकता है, ये एक इसका लाभ होगा। दूसरा लाभ होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ राउंड्स कैन आल्सो बी इंक्रीज्ड। चूँकि हम एक व्हीकल की मदद से हम किसी बड़े एरिया में पेट्रोलिंग को अंजाम दे रहे हैं, तो इसमें ये पूरी संभावना बनी रहती है कि आप वो जो बीच का एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में जो घूमने का क्रम है, आप उसके नंबर ऑफ राउंड्स को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके थ्रेट लेवल के ऊपर, उस एरिया में थ्रेट कैसा है, उस एरिया में प्रीवियस जो अटेम्प्ट हुए हैं वो कैसे रहे हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या रहा है वहाँ का, किस किस प्रकार अटेम्प्ट होते रहे हैं, उन पूरी हिस्ट्री का एक विश्लेषण करने के बाद हम अपनी जो पेट्रोलिंग टीम है उसकी फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सपोज एक नाइट में वो 5 ही राउंड लगा रहे थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने क्रम में, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ठीक है, अब आप 8 राउंड या 10 राउंड 10 बार पेट्रोलिंग कीजिए। पहले हर घंटे में एक बार जाते थे, ठीक है, अब हर 45 मिनट में आपको एक चक्कर लगाना है।
तो इस प्रकार हम उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट है कैन चेज ए क्रिमिनल इफेक्टिवली। चूंकि व्हीकल रहता है, व्हीकल को आप किसी भी स्पीड से, जो क्रिमिनल्स के व्हीकल है उनके पीछे आप दौड़ा सकते हैं, तो क्रिमिनल को पकड़ना आसान होता है जब हम मोटर चालित गश्त के लाभ की बात करते हैं। चौथा लाभ है इफ इक्विप्ड विद वायरलेस कॉन्टैक्ट विद कंट्रोल रूम कैन बी डन। देखिए वॉकी टॉकी यदि उनके पास होगा, एक मदर सेट होता है जो कि गाड़ी में इक्विप्ड कर दिया जाता है, गाड़ी में एक सेट लगा रहता है VHF सेट, जिसकी मदद से आप कंट्रोल रूम को तुरंत इन्फॉर्म कर सकते हैं। जो भी अपराधी, जिन अपराधियों के पीछे आप चेस कर रहे हैं, उन अपराधियों को अगले ड्यूटी प्लेस पर या अगले कर्तव्य स्तर पर जो भी नाका लगा है या जो पुलिस की पोस्ट है या जो भी फोर्सेस के जो पॉइंट्स बने हुए हैं, जो भी सुरक्षा की तैनाती, आप उनको वेल इन एडवांस इन्फॉर्म कर सकते हैं। कंट्रोल उनको बता सकते हैं कि आप हमें रीइंफोर्समेंट भेजिए, हम इस डायरेक्शन में अपराधियों का पीछा कर रहे हैं, आप उनको आगे से पकड़वाने की व्यवस्था कीजिए। तो ये भी एक उसका लाभ मिल जाता है। साथ ही साथ एक अंतिम लाभ है इसका, कैन मोबिलाइज एज रीइंफोर्समेंट एज पर ऑपरेशनल नीड्स। जैसी हमारी समय की जरूरत है, जैसी हमें सुरक्षा में आवश्यकता पड़ती है, उस आवश्यकता के अनुसार हम इसका इस्तेमाल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराने के लिए भी कर सकते हैं। सपोज ये एक जो पेट्रोलिंग टीम है जो व्हीकल के साथ पूरी रात किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेट्रोलिंग करती है, ये अपनी ड्यूटी के अलावा रात में कहीं किसी अन्य पोस्ट पर कोई हादसा हो जाता है, किसी सुरक्षा कर्मी के ऊपर कोई क्रिमिनल्स अटैक कर देते हैं, या किसी सुरक्षा कर्मी को मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, या किसी कर्मचारी के साथ कोई हादसा हो जाता है, उस केस में हम इस टीम को कंट्रोल रूम के इंस्ट्रक्शन या जो सीनियर हैं, सुरक्षा कर्मियों के जो सीनियर्स हैं, उनके आदेश पर हम इनको रीइंफोर्समेंट देने के लिए वहां पर तैनात कर सकते हैं, वहां पर भेज सकते हैं, उनको मोबिलाइज कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा लाभ है। आगे हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ मोटराइज पेट्रोल के बारे में। सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो है अनेबल टू एस्टेब्लिश पर्सनल कॉन्टैक्ट। देखिए चूंकि ये पेट्रोलिंग टीम वाहन के अंदर बैठकर पेट्रोलिंग करती है, तो ये लोगों के साथ में, ये जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके साथ में ज्यादा कांटेक्ट नहीं रख पाती, ज्यादा संपर्क स्थापित नहीं कर पाती, क्योंकि इनका मूवमेंट बहुत ही तेज होता है, इनका मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, इनको एक व्हीकल से बहुत बड़ा एरिया कवर करना होता है। तो ये संभव नहीं है कि हर एक पोस्ट पर बैठ करके, खड़े होकर के उनके साथ हर चक्कर में, हर राउंड में उनको बार बार उनसे बात करें, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये उनके लिए एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज नॉट देयर बिकॉज क्रिमिनल्स आर ऑलवेज फॉरवर्ड। चूंकि व्हीकल रहता है, व्हीकल में आवाज होती है, जब भी व्हीकल किसी ऐसी स्थान पर पहुंचता है जहां पहले से अपराधी को इसी घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं या कर रहे हैं, उनको पहले से उस पेट्रोलिंग टीम के व्हीकल के आने की सूचना मिल जाती है और उससे अलर्ट हो जाते हैं, या तो छिप जाते हैं या अपराधी वहां से भाग खड़े होते हैं। उस केस में जो सरप्राइज एलिमेंट है, जो एक अचंभे की स्थिति है, जो उसका एक लाभ है, वो मोटर चालित गश्त को नहीं मिल पाता और अपराधी या तो भाग खड़े होते हैं या फिर वो छिप जाते हैं। लास्ट एक पॉइंट है कांट ऑब्जर्व मेटिकुलसली। चूंकि इनका मूवमेंट बहुत ज्यादा तेजी से रहता है, व्हीकल की स्पीड ज्यादा रहती है, तो किसी भी चीज को गहन तरीके से, ये सूक्ष्म तरीके से निरीक्षण नहीं कर पाती है टीम। ये एक इसका डिसएडवांटेज है। आगे हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्म्ड पेट्रोल। आर्म्ड पेट्रोल, देखिए मैंने पेट्रोलिंग के जब प्रकार बताए थे इसमें दो बताया था, एक फूड पेट्रोलिंग और दूसरा मोटराइज पेट्रोलिंग। फिर फूड पेट्रोलिंग में भी दो कंडीशन बताई थी, एक तो आर्म्ड और एक अनआर्म्ड। इसी प्रकार मोटराइज में भी दो कंडीशन है, आर्म्ड और अनआर्म्ड। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जब आर्म्स के साथ में पेट्रोलिंग की जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी फुट और व्हीकल पेट्रोल विल बी इक्विप्ड विद आर्म्स इफ सर्कमस्टेंसेस सो नेसेसिटेट। यदि आपको आवश्यकता इस बात की महसूस होती है कि पैदल या वाहन गश्ती दल को हथियारों से इक्विप्ड किया जाना आवश्यक है, तो आप उनको ये हथियार प्रोवाइड करा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। दूसरा, द पेट्रोलिंग पार्टी शुड बी फुल्ली कन्वर्सेंट विद द आर्म्स एंड लिमिटेशंस प्लेस्ड अपॉन देम। जिस भी सुरक्षा कर्मी को जो भी आर्म्स दिया जाता है, जो भी उसको शस्त्र दिया जाता है, उस शस्त्र के बारे में, उसको चलाने के बारे में, उसके सेफ्टी मेजर्स के बारे में, कैसे उसमें सेफ्टी क्या होगी, उसकी मैकेनिकल सेफ्टी क्या होगी, उसकी फंक्शनिंग क्या है, उसको कैसे ऑपरेट किया जाएगा, उसकी प्रॉपर उसको ट्रेनिंग है कि नहीं है, उसका उसने फायरिंग किया है कि नहीं किया है, वो तमाम चीज़ें उसके साथ में देखी जाती हैं कि वो व्यक्ति जिसको जो वेपन दिया गया है वो चलाने में पूरी तरीके से सक्षम होना चाहिए, और साथ ही साथ उसको उस वेपन को यूज़ करने की जो लिमिटेशंस है उसके बारे में पता होना चाहिए।
कब वह व्यक्ति, कब वह सुरक्षाकर्मी उस वेपन का इस्तेमाल करेगा, कब उस आर्म्स को इस्तेमाल करेगा और किस ढंग से इस्तेमाल करेगा, वो तमाम बातें उनको पता होनी चाहिए। ये एक रिक्वायरमेंट है किसी आर्म्ड पेट्रोल की। साथ ही साथ एक थर्ड पॉइंट आता है, सच पेट्रोल शुड नॉट बी लेस देन 2 पर्सन्स। हमेशा जब भी आप किसी भी आर्म्ड पेट्रोल को कहीं भेजते हैं तो इसमें हमेशा याद रखिए, कभी भी सिंगल व्यक्ति कोई आर्म कैरी नहीं करता है। ड्यू टू सेफ्टी रीजंस, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, कभी भी एक व्यक्ति को आर्म्स लेकर या वेपन लेकर पेट्रोलिंग के लिए या किसी भी स्टैटिक ड्यूटी पोस्ट पर भी कहीं तैनात नहीं किया जाएगा। जब आर्म के साथ तैनाती होगी तो कम से कम 2 व्यक्ति बड़ी पेयर में हमेशा तैनात किए जाते हैं, 2 या 2 से अधिक। ये एक इसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं हाउ ए पेट्रोलिंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिव। किसी गश्त को अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। पहला पॉइंट आता है, एरियाज रिक्वायरिंग इंटेंसिव कवरेज शुड बी कवर्ड ऑन फुट पेट्रोल। यदि आप किसी एरिया को बहुत ज्यादा गहन तरीके से सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं तो उस एरिया में आपको फुट पेट्रोलिंग के द्वारा ही बेहतर ढंग से कवर करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पेट्रोल शुड बी इक्विप्ड विद मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर कॉलिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट और रिपोर्टिंग ऑफ एन इंसिडेंट। जब भी आप किसी पेट्रोलिंग टीम को तैनात करते हैं तो ये अवश्य सुनिश्चित करें कि उनके पास में कम्युनिकेशन के साधन होने चाहिए ताकि वो रीइंफोर्समेंट के बारे में या किसी इंसिडेंट को रिपोर्ट करने के बारे में किसी प्रकार का विलंब ना करें। तुरंत उसकी सूचना आपको, जो उनके पास आपने संचार साधन उपलब्ध कराए गए हैं उनके माध्यम से तुरंत वो आगे अपना कम्युनिकेशन प्रेषण करते हैं, आगे कम्युनिकेशन भेज दें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मूवमेंट ऑफ पेट्रोल शुड बी अनप्रेडिक्टेबल। यदि आप कोई पेट्रोलिंग करा रहे हैं तो पेट्रोलिंग में जो मूवमेंट है वो हमेशा अनिश्चित होनी चाहिए, कोई टाइम फिक्स नहीं होना चाहिए। पेट्रोलिंग, सपोज आपने रात की पेट्रोलिंग आपने तैनात की जिसका समय 9 बजे से और सुबह 5 बजे तक का रखा गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलर एक ही पैटर्न में पेट्रोलिंग टीम काम कर रही है, 9 बजे निकलती है, 10 बजे दूसरे पॉइंट पे पहुंचती है, वहाँ 1 घंटे रुकती है, वहाँ से 11 बजे चलती है, यहाँ 12 बजे पहुंचती है, यहाँ चाय पीते हैं, देन फिर 2 बजे चलते हैं। इस प्रकार की जो प्रेडिक्टेबिलिटी है उसको हमेशा खत्म कर दिया जाए और साथ ही साथ अनप्रेडिक्टेबल टाइम टेबल के साथ में पेट्रोलिंग को अंजाम दिया जाए ताकि जो एलिमेंट, सरप्राइज एलिमेंट है वो बना रहे और उसकी जो एफिकेसी है, जो उसकी प्रभावशीलता है वो हमेशा बनी रहे। ये टाइम टेबल आप जो फूड पेट्रोलिंग टीम है या जो भी पेट्रोलिंग टीम है वो फूड पेट्रोलिंग टीम अपने सुविधा से या समय की परिस्थिति के अनुसार या वहाँ की सुरक्षा मानदंडों के अनुसार या अपने अधिकारियों के निर्देशानुसार आगे पीछे अदल बदल कर सकती है। उसका कोई टाइमिंग वगैरह, रूट वगैरह, वो सारे के सारे या उनके मोड ऑफ ऑपरेशन या किस ढंग से वो चल रहे हैं या उनका जो प्रैक्टिस है, जो उनका पैटर्न है, उसको आसानी से वो अदल बदल करके हमेशा पेट्रोलिंग को अंजाम दें। नेक्स्ट पॉइंट है, टाइमिंग एंड रूट शुड बी चेंज्ड। जैसा मैं पहले पॉइंट में बता चुका हूँ, टाइमिंग और रूट ये हमेशा चेंज करके ही जब पेट्रोलिंग पार्टी अपनी पेट्रोलिंग को अंजाम देगी तो उनको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग मस्ट बी कैरिड आउट रेगुलरली। ब्रीफिंग का मतलब होता है ड्यूटी करने से पहले अपने जवानों या सुरक्षा कर्मियों को हिदायत देना कि किस प्रकार उनको वो ड्यूटी को अंजाम देना है, किस प्रकार उनको ड्यूटी पूरी करनी है। और डीब्रीफिंग का अर्थ होता है ड्यूटी समाप्त होने के बाद उन जवानों से, उन सुरक्षा कर्मियों से यह पूछना कि जो ब्रीफिंग दी गई थी क्या उस ब्रीफिंग की बातें इंप्लीमेंट करने में उनको कोई दिक्कत आई या परेशानी आई या उनको कोई ऐसे ऑपरेशनल चैलेंजेस आए जिसको कि हम ओवरकम करना चाहते हैं, फ्यूचर में हम किस प्रकार उनसे निपटना चाहते हैं, उसकी जो जानकारी है वो डीब्रीफिंग में दी जाए। तो ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग दोनों ही पेट्रोलिंग टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और ये नियमित तौर पर की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्रॉपर सुपरविजन एट चेकिंग ऑफ द पेट्रोलिंग पार्टी शुड बी डन। जो पेट्रोलिंग टीम है जब तैनात कर दी जाती है, खाली तैनात कर देना ही कोई सार्थक नहीं होगा जब तक कि आप उसको लगातार उसका सुपरविजन ना करें, लगातार उनको इंस्ट्रक्शन ना दें, लगातार उनकी जानकारी ना रखें, लगातार उनके ऊपर सरप्राइज चेक ना रखें। जब तक आप उनकी मूवमेंट को क्रॉस चेक नहीं करेंगे, जब तक आप उनकी ड्यूटी को प्रॉपर चेक नहीं करेंगे, तब तक आप उसका रिजल्ट मिलना बड़ा मुश्किल होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि उनका प्रॉपर सुपरविजन और उनकी चेकिंग की जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, द पेट्रोल मस्ट have thorough knowledge of the area, availability of various facilities and routes। जो पेट्रोलिंग टीम है उनको उस क्षेत्र की जहां पर वह ड्यूटी को संपादित कर रहे हैं, निष्पादित कर रहे हैं, उसके बारे में उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए, उस क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसका लेआउट पता होना चाहिए, उसकी पूरी टेराइन या जो टोपोग्राफी है उसके बारे में पूरी जानकारी उसको होनी चाहिए। और साथ ही साथ वहाँ पर जो भी फैसिलिटीज इस प्रकार की अवेलेबल है जो सुरक्षा कर्मियों को किसी प्रकार से मदद दे सकती हैं, जो रूट्स वहाँ पर हैं, जो अल्टरनेटिव रूट्स हैं, जो कंटीजेंसी रूट है, उनके बारे में भी उनको जानकारी होनी चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट आता है दे शुड आल्सो बी अवेयर ऑफ डाइवर्जनरी टैक्टिक्स। देखिए, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स का मतलब होता है कि अपराधियों द्वारा सुरक्षा कर्मियों को धोखा देने के नियत से जो काम किए जाते हैं उसको बोलते हैं डाइवर्जनरी टैक्टिक्स। जैसे कि सुरक्षा कर्मियों को इंगेज करने की नियत से कोई अपराधियों का गैंग किसी एक अपराधी द्वारा किसी एक जगह पर कोई हरकत करवाता है। अब पूरी पेट्रोलिंग टीम उस एक आदमी को पकड़ने के लिए उस आदमी के द्वारा किए गए काम में इन्वॉल्व हो जाती है, इंगेज हो जाती है, और साथ ही साथ वो जो गैंग है वो गैंग किसी दूसरी अन्य जगह पर जाकर के किसी बड़ी घटना को अंजाम दे देता है। इस प्रकार के डाइवर्जिंग जो टैक्टिक्स हैं वो पेट्रोलिंग टीम में बीएसएफ या आर्मी या बॉर्डर एरिया में जो आर्म्ड फोर्सेस पेट्रोलिंग करती है वहां पर ये एक हरासमेंट फायर के तौर पर किया जाता है, जिसमें कि एम्बुसर्स टीम किसी एम्बुस को अंजाम देने से पहले वहां जो पेट्रोलिंग टीम में जो लोग तैनात हैं उनकी ट्रेनिंग, उनकी स्किल्स, उनकी जो रिएक्शन कैपेबिलिटी है उसको चेक करने के लिए वो हरासमेंट फायर कर देते हैं, और फिर साथ ही साथ वो देखते हैं कि इनकी सिखलाई कैसी है, किस प्रकार ये रिटेलिएट करते हैं, इनका रिटेलिएशन पावर क्या है। उन सबको चेक करने के लिए भी डाइवर्जिंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार ये डाइवर्जिंग टैक्टिक्स किसी प्लांट या किसी ड्यूटी एरिया में या सुरक्षा जो स्थल है वहां पर भी कोई अपराधी गैंग कर सकता है। एक पॉइंट इसमें आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द राउंड्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिस्क फैक्टर। जो भी आप राउंड लगवाते हैं, जो भी पेट्रोलिंग टीम से जितने आप चक्कर लगवाते हैं, जितना उनसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कहते हैं, इसका सीधा अनुपातिक जो आपका संबंध होगा वो वहां के रिस्क फैक्टर से होगा। जितना बड़ा रिस्क होगा उसी हिसाब से उस पेट्रोलिंग टीम के जो फ्रीक्वेंसी है, राउंड्स हैं, आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं। एक पॉइंट आता है इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फुट एंड मोबाइल पेट्रोल कैन बी मेड टू अचीव द रिक्वायर्ड सिक्योरिटी। बहुत बड़े एरिया जैसे कि कोई रोड प्रोजेक्ट है जिसमें कि बहुत बड़े एरिया में रोड बनाई जा रही है, कोई रेलवे लाइन हो सकती है, कोई मेट्रो प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई ऑयल एंड गैस पाइपलाइन हो सकती है, या कोई पावर लाइन या पावर के जो आप पोल लगाते हैं या उसके जो पावर लाइन आप लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाइन लगाते हैं, उस एरिया में आप दो प्रकार से भी मिक्स्ड पेट्रोलिंग भी आप कर सकते हैं, जिसमें कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जहां पर व्हीकल मूव नहीं कर सकता उस एरिया में आप फुट पेट्रोलिंग की तैनाती कर सकते हैं, 2 या 3 या 4 जवानों की, या थोड़े थोड़े टुकड़ों में 2-2 जवान आप लगा सकते हैं 5 या 10 किलोमीटर में। और देन जो बचा हुआ एरिया 30, 20, 50 किलोमीटर का जो भी एरिया है उसमें आप किसी व्हीकल के द्वारा आप मोटराइज पेट्रोलिंग या व्हीकल पेट्रोलिंग आप करवा सकते हैं। लास्ट एक पॉइंट और इसमें आता है डॉग्स आल्सो कैन बी यूज्ड। देखिए, जो कुत्ते होते हैं, जो स्पेशलाइज जो ट्रेंड डॉग्स होते हैं, उनको सुरक्षा कर्मियों का एक बहुत महत्वपूर्ण साथी समझा जाता है, क्योंकि कुत्ता एक सबसे वफादार होता है और सुरक्षा में कुत्ते की बहुत अहमियत है। जो श्वान दस्ता होता है, जो कुत्ता दस्ता होता है, कुत्ता दल होता है, वो पूरी तरीके से ट्रेंड होता है और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देता है और बहुत ही इम्पार्शियल रिजल्ट देता है। बहुत एफिकेसी बहुत ज्यादा है इनकी। 10-20-40 इसका VHS बोला जाता है। किसी सुरक्षा कर्मी या किसी सामान्य व्यक्ति से जो कुत्ता है 10 गुना अधिक देख सकता है। दूसरा H हियरिंग, 20 गुना ज्यादा सुन सकता है। जो टिकिंग साउंड है उससे 20 गुना ज्यादा कुत्ता सुन सकता है। जितना व्यक्ति सुनता है उससे 20 गुना कुत्ता सुन सकता है। और साथ ही साथ स्निफिंग पावर है, जो सूंघने की क्षमता है, वो 40 गुना, व्यक्ति से 40 गुना ज्यादा कुत्ते की सूंघने की क्षमता होती है। यही कारण है कि बड़े बड़े अपराध होने के बाद में पुलिस द्वारा या अन्वेषण एजेंसी द्वारा या जो भी सुरक्षा एजेंसी है वो अपराधियों की धरपकड़ के लिए कुत्ते का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ पेट्रोल के बारे में। गश्त के कार्य क्या होंगे, जो पेट्रोलिंग टीम होगी वो क्या काम करेगी। सबसे पहला काम होगा चेक पेरीमीटर बैरियर फॉर डैमेजेस कॉज्ड बाय एनी मिसक्रिएंट्स। सबसे पहले गश्त का काम होगा कि वो जो पेरीमीटर बैरियर्स हैं, जो परिधि दीवार है, जो फेंसिंग है, जो गेट है, लाइट है, या वाच टावर है, या कोई ड्यूटी पॉइंट है, कोई किसी प्रकार के केबिन्स बने हैं, पोर्टा केबिन्स लगे हुए हैं, उन सभी की ये जांच करें कि किसी प्रकार की अपराधियों द्वारा कोई तोड़फोड़ या कोई डैमेज करने के प्रयास तो नहीं किए गए हैं या कोई छेड़खानी तो नहीं की गई है। नेक्स्ट पॉइंट इज चेक ऑल यूटिलिटी ओपनिंग्स इन द बैरियर। जो भी बैरियर्स में जो भी यूटिलिटी ओपनिंग्स हैं उनको पूरी तरीके से चेक करना। जो भी सिस्टम, जो फंक्शन है उसमें किसी प्रकार की बाधा तो नहीं है। किसी प्रकार का हो सकता है कि किसी प्रकार के किसी पावर प्लांट के अंदर किसी मैन वाइटल इंस्टॉलेशन में जाके किसी ने पावर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, या हो सकता है कि किसी वेयर हाउस में या किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किसी महत्वपूर्ण मशीन को जाकर सैबोटाज करने की किसी ने कोशिश की है। वो सारी यूटिलिटी ओपनिंग्स को, उस यूटिलिटी ओपनिंग्स में कोई बैरियर तो नहीं है, उस चीज को जाकर चेक करना। साथ ही साथ चेक सिक्योरिटी लाइटिंग। जो सिक्योरिटी लाइटिंग है उसके साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की गई है, किसी ने उसका कनेक्शन तो नहीं काट दिया है, या किसी ने लाइट तो नहीं तोड़ दी है।
वो तमाम चीज़ें भी चेक करना पेट्रोलिंग टीम का काम है। उसकी रिपोर्ट भी इनफैक्ट ये सुबह मॉर्निंग में वो सिक्योरिटी कंट्रोल रूम को ये इनको सबमिट करनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने रात भर पूरी पेट्रोलिंग के दौरान उन्होंने क्या क्या चीज़ नोटिस किया, ताकि अर्ली मॉर्निंग जब वो कंट्रोल रूम को रिपोर्ट सबमिट करेंगे, कंट्रोल रूम आगे दिन में उस पर एक्शन लेते हुए उनको तुरंत रिपेयर कराएगा और तुरंत उसके बारे में जो भी उसका मॉडिफिकेशन या जो भी रेक्टिफिकेशन किया जाना वो सारा का सारा करेगा। साथ ही साथ जो चौथा पॉइंट है वो चेक लॉक्स, सील्स एंड ओपनिंग ऑफ बिल्डिंग्स लाइक डोर एंड विंडो। पेट्रोलिंग टीम का एक काम होगा कि जो भी स्टोर ऑफिस के लॉक्स हैं, उनकी सील है, जो बिल्डिंग के ओपनिंग्स पॉइंट है जैसे डोर है, विंडो है, उन सभी को चेक करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट होगा चैलेंज एनी पर्सन सीन अराउंड और इन सस्पिशियस कंडीशन। यदि पेट्रोलिंग टीम को अपने उस ड्यूटी एरिया या उसके आसपास के एरिया में कोई व्यक्ति संदिग्ध हालत में घूमता हुआ नजर आता है तो उससे रोक टोक करेंगे, उसकी पूछताछ करेंगे और साथ ही साथ उससे जानकारी लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आगे कार्रवाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेक पार्क्ड व्हीकल्स वेटिंग टू गो आउट टू इंश्योर दैट नो अनऑथराइज्ड मटेरियल गोज आउट। ऐसे व्हीकल जो कि बाहर जाने की प्रतीक्षा में है और पार्किंग एरिया में है, उनके बारे में उनकी पूछताछ करेंगे, उनके पास वगैरह चेक करेंगे, उनके चालान चेक करेंगे और साथ ही साथ उन व्हीकल के अंदर यह चेक करेंगे कि कोई सामान, आपत्तिजनक सामान या ऐसा सामान जो अनऑथराइज सामान है वो तो बाहर नहीं ले जाया जा रहा है, उसके बारे में जांच करना भी ये गश्त टीम का ही काम है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेस्टिगेट एनीथिंग विच डज नॉट अपीयर टू बी नॉर्मल। ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई कार्रवाई जो कि नॉर्मल प्रतीत नहीं होती है, जो कि सामान्य प्रतीत नहीं होती है, यदि उनको कहीं डाउट होता है कि संदेह होता है तो उसके बारे में भी ये पूछताछ करेंगे और साथ ही साथ उसकी जांच करेंगे। लास्ट एक पॉइंट और आता है कलेक्ट एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल अबाउट वेरियस एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द प्लांट। जो एम्प्लॉइज हैं प्लांट के, उनके बारे में, उनकी गतिविधि के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाएंगे, जितनी संभव हो उतनी ज़्यादा जानकारी जुटाएंगे, ताकि किसी एम्प्लॉइज द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा यदि कोई गैर सामाजिक कार्य किया जा रहा है या किसी हित को प्रभावित करने वाला या किसी इंटरेस्ट को डैमेज करने वाला कोई काम किया जा रहा है तो उसके बारे में भी ये पूरी जानकारी लेंगे, उसके बारे में सूचना एकत्र करेंगे। एक पॉइंट आता है सरप्राइजिंगली चेकिंग एनी व्हीकल मूविंग इन द एरिया। यदि कोई ऐसा वाहन जो कि संदिग्ध हालत में या किसी ऐसी अवस्था में घूम रहा है उसको भी ये सरप्राइज तौर पर चेक करेंगे और उसके बारे में उसके पेपर वगैरह, ड्राइवर का लाइसेंस, व्हीकल की फिटनेस पेपर, व्हीकल के रजिस्ट्रेशन, व्हीकल के इंश्योरेंस, जितने भी पेपर्स हैं सारे के सारे चेक करेंगे और इंश्योर करेंगे कि तमाम चीजें दुरुस्त हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट आता है चेक मटेरियल लाइन अनसेफ। ऐसा कोई मटेरियल जो कि अनसेफ हालत में है, कई बार एम्प्लॉइज दिन के समय में जनरल शिफ्ट वाले काम करते हुए रहते हैं और अगले दिन चूंकि आके उन काम को पूरा करना होता है, काम पूरा नहीं हो पाता है, सामान को ऐसे ही अनसेफ हालत में छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में रहता है कि यहाँ तो सिक्योरिटी तैनात है, कोई बाहर का आदमी नहीं आएगा, और उसको लॉक किए बिना या अनसेफ हालत में छोड़ के चले जाते हैं। पेट्रोलिंग टीम का एक ये काम है कि उस सामान को चेक करेगी, उसके फोटोग्राफ लेगी, साथ ही साथ मॉर्निंग के टाइम में, सुबह के टाइम में अपने कंट्रोल रूम को बताएगी, साथ साथ फोटो हैंड ओवर करेगी। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो डोमेन है, जो भी डिपार्टमेंट है, उसको इसके बारे में उनके हेड को सूचित किया जाएगा कि आपकी जो टीम है वो इस प्रकार से मटेरियल को अनसेफ कंडीशन में छोड़ के गई है, आप उनको हिदायत दीजिए कि आगे से इस प्रकार की अनसेफ कंडीशन में किसी मटेरियल को ना छोड़ के जाए। और एक लास्ट पॉइंट आता है चेक ब्रीच इन द सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रिकॉशंस। जो भी सेफ्टी सिक्योरिटी प्रिकॉशंस दिए गए हैं उनके बारे में यदि किसी प्रकार की अनुपालना नहीं की जा रही है किसी के भी द्वारा, चाहे वो सुरक्षा कर्मी टीम हो या फिर किसी एम्प्लॉइज की स्टाफ हो, यदि किसी के द्वारा भी कोई सेफ्टी सिक्योरिटी प्रिकॉशंस को ब्रीच किया जा रहा है, पेट्रोलिंग टीम का काम है उसकी सूचना एकत्र करना। ये तमाम काम पूरी पेट्रोलिंग टीम के होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर काफी पसंद आएगा। इसी के साथ ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।